हेलो एंड वेलकम टू टुडेज न्यू एपिसोड ऑफ काम की बात गौरव के साथ। आज का जो ये पॉडकास्ट है ये बेहद ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी लाजवाब होने वाला है, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग मेरे को बताते ही रहते हो कि सर आप ये वाला टॉपिक लेकर आइए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और आज मैं आप लोगों को गणेशा के दर्शन करवाने वाला हूँ। अरे अरे चौंकिए मत, भगवान गणेशा की बात नहीं कर रहा, मैं आस गणेशा वाले गणेशा की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आज है अमित सैनी जो कि फाउंडर है आस गणेशा के। तो ठहर जाइए, बुला रहे हैं सर को भी। तो क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि सर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मेरी एक वीडियो थी पास्ट लाइफ के ऊपर, आप लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का भी जो ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो आज के मेरे टॉपिक्स रहने वाले हैं, जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है। आज आपने जो मेरे को क्वेश्चंस बोले हैं पूछने के लिए, मैं वही सवाल पूछने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। अमित सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय चैनल सर। थैंक यू गौरव, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स माय प्लेजर सर। अच्छा, अब हम जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि क्या ये कोई सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है? क्या किसी की कुंडली देखकर हम किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के माइंड में भी है, आई एम श्योर। उन्हीं का ही सबका जवाब लेने के लिए अमित सर हमारे साथ हैं, जो इन सब चीज़ों को आई एम श्योर बहुत अच्छे से समझाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सर, सबसे पहले जैसे मैंने ऑडियंस से पूछा कि एस्ट्रोलॉजी क्या ये कोई सुपरस्टिशन है? देखो गौरव, सुपरस्टिशियस क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सुपरस्टिशन क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, राइट? एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें तो वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, उसमें मैथमेटिक्स है, जिससे सारी कैलकुलेशंस होती हैं, सारे चार्ट्स बनते हैं। दूसरा, उसमें एस्ट्रोनॉमी है, जो कि अच्छा। प्रॉपर एक साइंस है, वैलिड साइंस है। एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। और तीसरा, उसमें साइकोलॉजी है। राइट। इन तीनों की कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी। तो वो अंधविश्वास तो हो ही नहीं सकती। अंधविश्वास वो हो सकता है कि हाँ, एक तोता बाहर आया और उसने आपका पर्चा निकाला, उस पर बिलीव कर लिया। वो तो एक अंधविश्वास हो सकता है। या फिर एक अंधविश्वास वो भी हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि भाई लाल रंग के कपड़े पहनो, और आप वो पहन के बाहर निकल गए और पीछे सांड पड़ गया। किसी भी चीज पर आपने आंखें बंद करके विश्वास कर लिया तो वो अंधविश्वास है। मैं तो कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी पर आंखें बंद करके विश्वास करिए ही मत। पहले समझिए एस्ट्रोलॉजी है क्या क्या, उसे जानिए, और फिर उसको आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी सच में काम करती है। तो अंधविश्वास जैसी कोई चीज एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती। सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी का अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो ये जो विद्या है, क्या शास्त्रों में इसका कोई मेंशन है, कोई वर्णन है, या ये आई कहाँ से है ये साइंस? देखो, एस्ट्रोलॉजी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वर्ड जो कह रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी जो वर्ड है ये वेस्टर्न वर्ड है। हमारे हिंदूज माइथोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते, इसको ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष, तो ये दोनों वर्ड हम मान लेते हैं कि वही एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष एक है, लेकिन ये एक नहीं है। ज्योतिष का मतलब है ज्योति जमा ईश, राइट। ईश्वर की ज्योति। ठीक है? ज्योति क्या होती है? लाइट होती है। जैसे यहाँ पर भी आप देखो, लाइट है। ठीक है, अगर ये सारी लाइट बंद कर दी जाए तो हमें कुछ दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना? तो ज्योतिष क्या काम करती है? लाइट का काम कर रही है, हमें दिखा देती है रास्ता। अब मान लीजिए किसी रास्ते पे एक गड्ढा है और हमें वो दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट नहीं है, तो हम उसमें गिरेंगे, इसके चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी आ जाए पिक्चर में, लाइट पिक्चर में आ जाए, तो अब हम उसमें गिरेंगे क्या? बच जाएंगे। बच जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ लाइट का काम करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसा नहीं करेगी कि उस गड्ढे में धक्का दे देगी या उस गड्ढे से बचा लेगी। करना बचना आपको खुद ही है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको ये दिखा देगी कि आगे क्या चीजें हैं आपके पास। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, राइट? एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखें तो एस्ट्रल वर्ड है। एस्ट्रल का मतलब है जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब की साइंस। अब लॉजी क्यों लगा दिया उन्होंने? अब देखो, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बन गया। ठीक है, तो वेस्टर्न जो कल्चर था उसमें जो साइंटिस्ट हुए थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी को ऐसे डेवलप किया। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि ये इसकी जो रचना, जो सिखाया, वो शिव भगवान ने सिखाया। शिव जी ने
ये ज्योतिष की सारी विद्या नारद नारद को दी, और साथ ही में भृगु ऋषि को मिली। वो भृगु ऋषि और पराशर ऋषि के पास जब ये विद्या आई तो उन्होंने उसको फिर आगे ऋषियों में बांटा, फिर ये बुक्स में आई और ऐसे 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 स्प्रेड हो गई। तो ये ओरिजिन आप मान सकते हो कि हम ये मानते हैं कि हिंदू ज्योतिष का ओरिजिन शिव भगवान के थ्रू हुआ। सर जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत तरीके की एस्ट्रोलॉजी होती है, जितना मेरे को पता है, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या अगर आप साउथ में जाएंगे तो आई थिंक उनका मेथड थोड़ा अलग होता है देखने का। तो मतलब इसमें भी कुछ ऐसा है कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या अगर आप पर्टिकुलर किसी एक टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगी, ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन देगी, ऐसा भी कुछ होता है? देखो गौरव, बेसिक फंडामेंटल्स तो सेम होते हैं, वही 9 ग्रह हैं, वही सितारे हैं, वो तो बदल नहीं जाएंगे, राइट, है ना। बेसिक फंडामेंटल सेम होते हैं, एब्सोल्युटली। लेकिन उनके देखने के तरीके बदल जाते हैं। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादातर जो है वो सन बेस्ड होती है। आपने जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो ना, तो उसमें आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ से राशि निकल रही है, राइट, डेट और मंथ चाहिए। जैसे मेरा अगर सपोज किसी का फरवरी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसकी जो साइन बनेगा तो वो एक्वेरियस साइन है, राइट, तो वो एक्वेरियस की राशि पड़ेगा, है ना। लेकिन हिंदू ज्योतिष में सन को कंसिडर नहीं करते, वो ज़्यादा महत्व देते हैं मून को। मूल को। मन को ज़्यादा, हिंदू माइथोलॉजी में मन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म दोनों जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि आपने मन को अगर जीत लिया तो फिर सब कुछ जीत लिया। तो यानी कि ये जैसे मून शाइन होता है, एक सनशाइन होता है, ये यहीं से ही हाँ, मून साइन जो है वो हिंदू ज्योतिष में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सन साइन जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा और भी एस्ट्रोलॉजी है, जैसे कि सबसे पहले पराशर ऋषि ने बृहत्होरा पराशर राइट, शास्त्र की बुक लिखी, आज भी बड़ी पॉपुलर है वो बुक, ठीक है। उसमें जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें उन्होंने इसको पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी हम बोलते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर प्रचलित है, आज भी सिखाई जाती है बहुत लोगों में, ठीक है, और बहुत से इंस्टीट्यूट्स वही सिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। साउथ इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी पॉपुलर हुई वो हुई कृष्णा मूर्ति। जब एक साइंटिस्ट आए, एक एस्ट्रोलॉजर आए, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम निकाला अलग से कि भाई राशियों से ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन नक्षत्रों से आती है। तो नक्षत्रों के बेस्ड पर एक एस्ट्रोलॉजी बनी, जिसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से मानते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी। है ना। और केपी एस्ट्रोलॉजी का ही एक सिंप्लीफाइड और साइंटिफिक वर्जन फिर निकला, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। राइट। तो वो भी आजकल बड़ा पॉपुलर है। आजकल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बहुत सुना है कि कहते हैं बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है और बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं। देखो, नाड़ी जो वर्ड है ना, नाड़ी वर्ड का मतलब ही है प्रिडिक्टिव। अगर अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लिखोगे तो आपको वो थंब प्रिंट वाले मिलेंगे। नाड़ी जैसे वो भी होता है ना, कुछ एक नाड़ी परीक्षा भी ऐसे करके वो चेक करते हैं पहले के ज़माने में। देखो, पहले के ज़माने में ना आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी भी दोनों मिली हुई थी। जो जोशी होते थे उनको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होती थी और आयुर्वेद की भी नॉलेज होती थी। ओके। तो आज भी हम हेल्थ एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन से ग्रह जो है वीक है और कौन से ग्रह हेल्थ के इश्यूज दे सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि किसी की कुंडली देखकर हम उस इंसान के बारे में बता सकते हैं, और कुछ रहस्य वाली चीज़ें भी बता सकते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ बता सकते हैं जो इंसान को शायद खुद ही ना पता हो अपने बारे में? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, कुंडली में क्यों नहीं बता सकते। रहस्य आज की डेट में तो सबसे अच्छा रहस्य है किसी का अफेयर है कि नहीं है। ये लोग जानना भी चाहते हैं आजकल। तो ये कुंडली से देखा जा सकता है, अगर उस तरह के कॉम्बिनेशन है तो ये आराम से देखा जा सकता है कि उसकी कुंडली में अफेयर होने के कितने चांसेस है, पिछले टाइम में हुआ है कि नहीं हुआ, ब्रेक इन अफेयर हुआ है कि नहीं हुआ, जिससे अफेयर हुआ है उससे शादी हुई कि नहीं हुई। ये सारे कॉम्बिनेशन कुंडली में आराम से देखे जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर का ये फर्ज बन जाता है कि वो उसके रहस्य को उसी तक सीमित रखे, जैसे डॉक्टर होता है। अब आप किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी बताने जाएंगे और वो डॉक्टर सबको बता दे आपके मोहल्ले में कि भाई ये मेरे को ये बीमारी के लिए पूछने आया था, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजर पर फेथ करते हैं लोग कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम को अपने पास तक रखेगा, और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर अपने पास रखता भी है। कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए ना हाँ, चीज़ें। बिल्कुल रहनी चाहिए। सर आपको लगता है कि मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे कर्मा वाली चीज़ भी लेकर आऊँ, तो कर्म बड़ा या एस्ट्रोलॉजी बड़ी? देखो, एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष आप समझ लो पहले तो कि ज्योतिष
कब पिक्चर में आई? जब बच्चे ने जन्म लिया, अच्छा। है ना? जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सारे ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसकी कुंडली काम करनी शुरू हुई। जन्म लेने से पहले तो उसकी कुंडली इतने काम नहीं कर रही थी, जब उसका जन्म खत्म हो जाएगा तब भी उसकी काम नहीं कर रही। तो यह इतना स्कोप है एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन ये था कि कर्मा काम करते हैं या कर्मा बड़े हैं कि ज्योतिष बड़ा है? सर यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम कर्मा की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हम देखते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या कुछ बच्चे 1 साल 2 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब एक छोटा बच्चा जो हाँ, तो अभी जन्म भी नहीं लिया, तो ये पास्ट में से कुछ ऐसे कर्मा है उसके क्या? उसने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं था कि उसको हेल्थ इश्यूज हो गए या उसकी डेथ हो गई, राइट। है ना? तो जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का स्कोप है वो इस जन्म तक ही है सिर्फ। अभी हमें तो वो पता ही नहीं कि उसके पिछले जन्मों में वो क्या क्या करके आया। हिंदू माइथोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो हम ये अच्छी तरह से मानते हैं कि श्री राम का जन्म ही श्री कृष्ण के रूप में हुआ था, राइट। है ना? सतयुग में हुआ श्री राम बने और द्वापर में आए तो श्री कृष्ण बने और अब कलयुग में आएंगे तो कल की अवतार लेंगे। ये हम मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो इसका मतलब है हम ये मानते हैं कि पास्ट बर्थ होते हैं। राइट। तो पास्ट बर्थ में जो जो चीजें हमने कर दी तो वो हमारी संचित कर्म बन जाती, ओके। और जो संचित कर्म है उनके रिजल्ट हमें जरूर मिलेंगे। कर्म को आप इस तरह लें जैसे आप उपजाऊ जमीन में एक बीज छोड़ देते हैं और जैसे ही बीज जमीन के अंदर गया अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो वो पेड़ बनेगा, उसके फल भी मिलेंगे। ओके। तो संचित कर्म जो है वो अपने फल देंगे, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए लॉसेस होते हैं राइट। और ऐसे होते हैं जो आपने नहीं किए होते, वो अचानक हो जाते हैं आपके साथ। प्रेजेंट कर्म का तो कोई रोल नहीं होता ना उसमें, ट्रू। समझ रहे आप? अगर मान लीजिए कोई सपोज शेयर्स में ही कोई अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया और अचानक से ही ग्लोबली ऐसा कुछ हो जाए, मार्केट नीचे चली जाए, तो इसमें आपका क्या कसूर है? आपने तो प्रॉपर अपना कर्मा किया था, आप तो सही कैलकुलेशंस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वाइस स्टेप लिया था आपने, अच्छी कंपनी में पैसे डाले थे आपने, लेकिन फिर भी लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं संचित कर्मा के इफेक्ट आते हैं और प्रेजेंट कर्मा के भी इफेक्ट आते हैं, तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि क्या एस्ट्रोलॉजी जो एक मेजर इवेंट्स होते हैं वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जैसे आजकल मैचेस होते हैं, लोग उसका प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन जीतेगा। अभी जैसे हाल ही में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, लोगों ने प्रेडिक्शन दे रखी थी कि हाँ इंडिया जीतेगा। और एक जैसे कुछ वर्ल्ड लेवल पे बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कोरोना वायरस था, उसको लेके भी लोग बोलते हैं कि पहले से प्रेडिक्शन हो रखी थी। तो क्या यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल आता है? और अगर ऐसा कुछ है तो मतलब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस भी है जो आपको मतलब एक गाइड कर सकती है कि आप थम जाओ। क्योंकि मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है कि लोग कह रहे हैं अभी कुछ सालों में वर्ल्ड वॉर तक की भी ऐसे प्रेडिक्शन मैंने खुद कुछ रील्स में मैंने देखा है। अब वो सच है झूठ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की प्रेडिक्शन मैंने सुनी है। देखो एस्ट्रोलॉजी का ना एक स्ट्रीम है, उसको बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में वो प्रिडिक्शन की जाती हैं जहां पर एक पर्सन से ज्यादा समूह को प्रभाव पड़ रहा हो, समूह पर कुछ असर आना हो। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक आते हैं तो समूह ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं उससे, राइट। है ना? जैसे सुनामी आ गया तो ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। राइट। अब सपोज एक कंट्री में मैच हो रहा है तो आप देखो अगर वो मैच में जो प्लेयर्स हैं वो जीतेंगे तो उसमें कंट्री का प्रेस्टीज बढ़ रहा है, राइट। तो ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, राइट। है ना? एक पर्सन को कुछ नहीं हो, वो जो वहाँ उसका कैप्टन है उसकी अपनी कुंडली काम करेगी, उसके जो प्लेयर्स हैं उनकी कुंडली काम करेगी। कई बार ऐसे होता है कि एक प्लेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, एक प्लेयर जबरदस्त परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो टीम है वो जीत जाती है ना? तो सबकी कुंडलियां परफॉर्म कर रही होती है, ऐसे ही देश की भी कुंडली होती है। तो उस देश की कुंडली में उसका क्या दशा चल रही होगी, उसके क्या सितारों के प्रभाव होंगे, वो सब चेक करके पता चल जाता है कि इस देश पर विपदा आने वाली है या इसको क्या मिलने वाला है, इकोनॉमी बढ़ने वाली है या घटने वाली है। तो ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है सारा। ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स, वो पर्सनलाइज्ड कुंडली पे प्रिडिक्शंस करते हैं। मुंडेन के में एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कम मिलेंगे आपको जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे आपने फाइनेंशियल का बताया, जब 1 फरवरी को बजट पेश होता है तो उससे पहले देखा है काफ़ी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बजट में। तो ये भी इंटरेस्टिंग है चीज़ें।
हाँ, इस तरह से सजेशंस देते हैं काफ़ी, लेकिन वो कितनी एक्यूरेट होती है, कितनी नहीं होती हैं, ये तो डिफरेंट बात है, क्योंकि हर बार आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो जाए, इंडिया मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो इसके चांसेस कम है। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपने सभी प्लेयर्स की कुंडली नहीं देखी, या तो सब चीज़ें देखकर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। और अगर मैं खाली एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ किसी एक पर्टिकुलर इंसान की, तो वहाँ पे वो काम करती है 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर उसका चार्ट सही है, तो वो जो मेजर इवेंट्स लिखे हैं, वो उस टाइम पर ही होंगे जिस टाइम पर लिखे हैं। और वो उस इवेंट्स को हम बदल नहीं सकते। मैंने कहा ना, संचित कर्मा जो है, उसके जो इवेंट्स हैं, हुँ, वो तो फोर्सफुली आएँगे। हुँ, आप समझ रहे हैं? और बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती। जैसे सपोज़ किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है? अब उसके जो फ़ादर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। उसको बेल्ट से उसकी पिटाई करते हैं। अब वो उसके हाथ में आई नहीं। अब वो क्या कर्मा कर लेगी, वो फ़ादर को बदल दे, राइट। है ना? अब इसी तरह से आपके जो लोग आपसे इंटरैक्शन में आते हैं, मान लीजिए आपका कोई मित्र है, वो बाद में जाके आपको एक फाइनेंशियल जो है वो चीटिंग कर जाता है आपके साथ। तो आपने तो कर्म अच्छा किया था, आपने की तो अच्छी ट्यूनिंग थी उसके साथ, आपने तो ट्रस्ट किया था, लेकिन वो इवेंट हो गया ना, तो वो संचित कर्म की वजह से हुआ। सर आप जैसे कर्मा की बात कर रहे हो, तो चलो मैं थोड़े एग्ज़ाम्पल से आप पूछना चाहूँगा कि हर इंसान अपना कर्म कर रहा है। आज हम आमने-सामने बैठे हैं, शायद वो भी हम हमारा एक एक कर्म है, मेरा भी कर्म है, आपका भी कर्म है। मेरा कर्म ये है कि मेरे को अपना पॉडकास्ट ग्रो करना है, मेरा इंटरेस्ट है, और आपका कर्म ये है कि आपको जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को लॉजिकली वो चीज़ें समझाएँ। जो मेरी ऑडियंस है, जो जानना चाहती है, वो उसका जवाब दे। तो सर जैसे मान लो, अगर चलो मैं आपके पास आता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सर मेरा सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को सोशल मीडिया में ग्रो करना है, और आप मुझे बताइए कि मेरा कैसा चलेगा? अब आपने ये बोल दिया कि अच्छा नहीं चलेगा, हुँ। मतलब जो जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। तो जैसे बोलते हैं ना लोग कि एस्ट्रोलॉजर डराते हैं, तो वो डर तो फिर यहीं यहीं आ गया ना कि आपने मेरे को बोल दिया जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, और एक सेकंड नहीं लगाया आपने ये बोल दिया कि ये तो आपको सूट ही नहीं करेगा, आप गलत प्रोफ़ेशन में हो या ऐसा कुछ है। तो मेरा तो मोरल वहीं डाउन हो जाएगा। तो तभी तो लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर डराते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है वो डराते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करा तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। जो डरा रहे हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में जो बेसिक जो की पॉइंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर किसको होना चाहिए, उसमें सबसे मेजर पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉजर को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, किसी से फ़ायदा उठाने के लिए डराना नहीं चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, एस्ट्रोलॉजी जो कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का और साइकोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजर का ये ड्यूटी बन जाती है कि साइकोलॉजिस्ट भी है वो, राइट, उसको सामने वाले को रोशनी दिखानी है जो एस्ट्रोलॉजी दिखा सकती है। राइट। और जैसे ही रोशनी क्लियर हो जाएगी, तो उसको खुद ये समझ में आ जाएगा कि भाई, अगर वो सोशल मीडिया में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसको सारी रोशनी मिलने के बाद उसको हो सकता है कुछ और नज़र आ जाए कि भाई हाँ, दूसरी कोई ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पर मुझे उससे ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। राइट। आपका जो एक्शन, कोई भी आप कर्मा कर रहे हो, कोई भी आप फील्ड सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस हो गए या फेलियर हो गए, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आप जब भी अपनी उस जर्नी में से कुछ पाकर ही निकलोगे। हो सकता है आपको वो सोशल मीडिया में जाने के बाद ही किसी ऐसे पर्सन से मिले जो उसको दूसरी फील्ड में ज़्यादा सक्सेस दिला दे। मतलब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं आपस तो में। डराने वाला काम तो नहीं करना चाहिए। हम लोग तो इस तरह नहीं करते। हम तो प्रॉपर जो एस्ट्रोलॉजी को, हाँ, ये है कि उसका हम अगर खराब समय हमें दिख रहा है, तो हम उसे इतना बता देते हैं कि इस पीरियड में हर्डल्स आएँगे, थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आएँगी, ताकि वो उस पीरियड में, और स्पेसिफिक कुछ रेमेडीज़ उसको देते हैं कि उस पीरियड में वो रेमेडीज़ कर अच्छी तरह से अपने मन को सँभाल सके, एकदम हताश होके गिर ना जाए, या फिर फ़ियरफुल होके बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के ना बैठ जाए। कोशिशें करनी भी ज़रूरी। सर मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा जिस दशा से लोग परेशान हैं वो शनि की है। बड़ा सुनने में आता है किसी की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, और शनि की जो दशा है वो बहुत सालों-साल चलती है, 8 साल, 10 साल, 7 साल। वो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगी, जितना मुझे पता है। सुनने में भी यही आता है।
तो मतलब ऐसी कोई रेमेडी है जिससे मतलब आई थिंक हर कोई चाहता है कि यार शनि की कोई रेमेडी दो, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपने शनि को कंट्रोल में कर लिया तो शनि से पावरफुल और कुछ नहीं है। तो कोई ऐसी जनरल रेमेडी आप सजेस्ट करना चाहेंगे मेरी ऑडियंस को जो उन्हें करनी चाहिए, सो दैट जो शनि का जो दुष्प्रभाव है वो उनके ऊपर ना पड़े? देखो गौरव, सबसे पहली बात तो शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनि से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं होता। अगर सभी ग्रहों में अगर मैं देखूं तो शनि सबसे प्यारा और सबसे सच्चा प्लैनेट है। तो शनि देव ये चेक करते रहते हैं कि भाई हाँ भाई, कौन क्या कर्म कर रहा है। और जैसे किसी ने अपना गलत कर्म किया, या तो उसको रिजल्ट देंगे इसी जन्म में या फिर संचित कर्म में डाल देंगे, कभी ना कभी तो उसे मिलना ही है। तो जब अगर साढ़े सती से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, बिल्कुल। है ना। साढ़े सती का मतलब होता है ये आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है, तो शनि जैसे ही उस चंद्रमा के पिछली राशि में एंटर करेगा तो 2.5 साल इसमें बिताएगा, फिर 2.5 साल चंद्रमा के ऊपर से ट्रैवल करेगा और 2.5 साल चंद्रमा के बाद की राशि में ट्रैवल करेगा। तो ये 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5 साल का स्पैन बनता है बिल्कुल। है ना। और चंद्रमा होता है मन, और कुंडली में अगर शनि खराब है तो चंद्रमा मन है, तो चंद्रमा का ट्रांजिट जो है वो मन पे सीधा असर डाले, है ना। लेकिन अगर आप अपने मन को ही साध लो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, इन सब चीज़ों में जाओ, मंत्रा रिसाइटेशन करो, अपने आप को सच्चा रखो, मन को साफ रखो। शनि की अगर रेमेडीज आप पूछोगे तो एस्ट्रोलॉजी में हम शनि को देखते हैं जो हमारे सेवक होते हैं, लोअर क्लास हो गए, लेबरर्स हो गए, तो आप उनके साथ अच्छा संबंध रखो। ज़्यादातर आप ये देखोगे जिनका शनि खराब होता है ना, वो अपने लेबर्स को या फिर अपने जो उनसे जो लोअर कास्ट हैं या लोअर जो लेवल पर हैं उनको धमकाते हुए पाए जाएंगे, राइट। है ना। तो वो ऑलरेडी शनि खराब है, तो वो और ज़्यादा खराब भी करते जा रहे हैं, राइट। है ना। तो सबसे पहला तो है कि उनके साथ आप अच्छा पेश आएँ, उनको थोड़ी हेल्प करते रहें, ठीक है। और शनि के लिए कुछ वस्तुएं भी ली हुई हैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे कि तेल हो गया, काली चीज़ें हो गई, काली वस्तुएं हो गई, तिल हो गए, तो वो हम डोनेट कर सकते हैं। शनिवार के दिन जाके हम मंदिर में चढ़ा सकते हैं, शनिदेव को प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल रेमेडी है जो सब लोगों को कर लेनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने रिलेशनशिप की बात करी कि आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंज है, आजकल ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जो रिश्ते हैं वो टिक ही नहीं रहे हैं। अब वो चाहे फैमिली में हो या वो मैरिज में भी आए, हम लोग देख रहे हैं कितने डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं। तो यहीं पर एक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग आते हैं, जब वो अपना कंपैटिबिलिटी चेकअप करवाते हैं तो आप कुंडली देखते हैं, आप बताते हैं कि इतने गण मिल रहे हैं। तो लोगों ने तो अपनी गण मिलाए, कुंडली मिलाई, मिल भी गई, लेकिन फिर भी डिवोर्स हो गया। तो फिर एस्ट्रोलॉजी तो फेल हो गई इस हिसाब से देखा जाए तो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैचिंग का जो क्राइटेरिया था गुण मिलान का, वो बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है, वो आजकल के सिस्टम पे काम नहीं करता। ओके। गुण मिलान में हम सिर्फ एक प्लेनेट को लेते हैं, मून को, हुँ। ठीक है। आपका चंद्रमा और मेरा चंद्रमा, आपके चंद्र की राशि मेरे चंद्र की राशि, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो, और मेरा चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो, सिर्फ चंद्रमा के बेसिस पर मैचिंग हो जाती है। अब चंद्रमा कौन है? मन। मेरा मन कर रहा है मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, आपका मन कर रहा है आप चाय पीना चाहते हो, राइट। ठीक है ना। अब पुराने ज़माने में अगर आप देखो तो मन पर पूरा बहुत कंट्रोल होता था लोगों का, राइट। अपने मन को समझा लेते थे, रिलेशनशिप में भी सहजता से भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। आजकल के टाइम पे मन पर कंट्रोल किसी का नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं कहूँगा ना, ध्यान से अपने मन को ध्यान पे लगा कर देखो, तो बस 2 ही सेकंड में इधर-उधर भाग जाएगा उनका। और सबको आज की डेट में फ्रीडम चाहिए, आज की डेट में सबका ईगो है। राइट। तो इसलिए वो पुराना जो सिस्टम है ना गुण मिलान का, वो धीरे-धीरे आप देखोगे कि गुण मिलाने के बाद भी 28-28 गुण मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं बनती हैं। और राइट। कुंडली में अब ये देखना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट कुंडली में, लड़के की कुंडली में भी देखो और लड़की की कुंडली में भी देखो कि सेपरेशन के, डिवोर्स के कॉम्बिनेशन तो नहीं है। हुँ। अगर किसी के कॉम्बिनेशन हैं, तो फिर उस तरह के सर्कमस्टेंसेस बन जाएँगे। चाहे वो चाहे, चाहे ना चाहे। देखो, कोई भी दुःख नहीं चाहता, ट्रू। है कि नहीं? हर कोई चाहता है मेरा कोई शादी करता है तो उसके माइंड में यही होता है ना कि मैं अच्छा जीवन जीऊँगा और खुशी-खुशी हम जिएँगे। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं।
वही संचित कर्मा का प्रभाव है, वही एस्ट्रोलॉजी के ग्रहों का प्रभाव है, ऐसा समझ लो। सर कई बार ऐसा भी होता है कि दो लोग आपस में प्यार करते हैं, उनको लव मैरिज करनी है, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं दो प्यार करने वालों के बीच में एस्ट्रोलॉजी आ गई, उनकी कुंडली आ गई कि कुंडली मना कर रही है। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि दो लोग लव मैरिज करना चाह रहे हैं लेकिन जब कुंडली मिलवाने गए तो कुंडली नहीं मिल रही? देखो कुंडली, वही एस्ट्रोलॉजी एक लाइट है जो उन्हें लाइट दिखा रही है कि भाई आज तुम यहाँ खड़े हो, आज तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हो, ठीक है। लेकिन अब मैंने लाइट दिखा दी आपको, आगे के 15 साल दिख रहे हैं यहीं से आपको, तो आगे के 5 साल में, 2 साल में कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि भाई आपका प्रेम कम हो जाएगा, या ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आपको अलग अलग रहना पड़ेगा। तो वो एस्ट्रोलॉजी बता सकती है, डिसीजन तो आपने लेना है। राइट। हम ये एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि तुम भाई शादी मत करो। हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि शादी मत करो? राइट। हम तो सिर्फ आपको पिक्चर दिखा सकते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आएंगी, और अगर वो प्रॉब्लम आएंगी तो वो उसकी कुंडली में ही होंगी, वो चाहे लव मैरिज कर रहा है चाहे अरेंज मैरिज कर रहा है, तो वो तो तब भी आएंगी, मैरिज में ही प्रॉब्लम होंगी ना ये तो। ट्रू। अगर किसी का लव अफेयर हो गया है तो उसके लव अफेयर के कॉम्बिनेशन होंगे कुंडली में, राइट। राइट। तो इसीलिए लव अफेयर हो रहा है। और लव अफेयर जिससे हुआ है उससे शादी होगी कि नहीं होगी ये भी कुंडली बता देगी। राइट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, तो क्या कैन इट इम्पैक्ट देयर लाइफ इन एनी वे? देखो गौरव, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, इससे प्लैनेट्स तो कहीं गायब होने नहीं वाले, वो तो वहीं रहेंगे। राइट। जैसे ही उसने बर्थ ले लिया है तो प्लानिटरी फोर्सेस का इफेक्ट तो उस पर पड़ेगा। अब कोई मान लीजिए वो कहे कि भाई मैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स में बिलीव नहीं करता, और ऊपर से छलांग मार दे तो गिरेगा तो नीचे ही, राइट। राइट। ऊपर तो उड़ नहीं जाएगा। इसीलिए प्लैनेट्स ने अपना काम करना है, जो मेजर इवेंट्स हैं लाइफ में तब भी होंगे। बिलीव करते हो तो उसकी हेल्प ले लोगे, नहीं बिलीव करते हो तो लाइफ तो चल ही रही है, वो तो वैसे भी चलेगी जैसे चलती है, इवेंट्स वैसे भी होंगे जैसे होते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिलीव, मैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बिलीव नहीं करते, और वो बहुत स्ट्रांग डिटरमिन्ड है लाइफ, उन्होंने अचीव कर ली बहुत सारी चीज़ें, और वो तब बोलते हैं कि भाई हम तो बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर के पास जाता कौन है? जिसको बीमारी हुई हुई है, वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। साइकोलॉजिस्ट के पास आप तभी तो जाओगे जब प्रॉब्लम हो रही होगी, तो जब उन्हें भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो प्रिडिक्शन पूछने आते हैं। आते हैं। नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं इनके सबके अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट इस तरीके के लोग रहते सबके हैं। होते हैं। और मुझे लगता है यही रीज़न है कि वो बड़े क्यों हैं। अंबानीज़ का आप देख लो, मैं जानता हूँ उनके भी अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वो भी कंसल्ट करते हैं उनको, जो बेसिकली गाइडेंस ही तो है, तो गाइडेंस लेने में तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म। तो अब जैसे मैं ये सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपने किसी फेमस पॉलिटिशियन को या किसी सेलिब्रिटी को कंसल्ट किया हो? देखो गौरव, आजगणेशा.com वेबसाइट जो है वो 2006 से चल रही है। आज की डेट में रोज के 15,000 विजिटर हैं उसके ऊपर। जितनी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, टीवी मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सब लोग तो आते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, लेकिन नाम लेना, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना, मेरे को लगता नहीं वो एथिक्स जो है मतलब उसके अगेंस्ट हो जाएगा। राइट। तो उनकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारे पास सेव रहती है बस। हम तो अपने स्टाफ में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ओके। मतलब उनको भी काफ़ी लेकिन हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, काफ़ी पॉपुलर लोग हैं जो जो प्रिडिक्शन लेते हैं। और तभी वो बड़े सेलिब्रिटी भी बने हैं। देखो, बड़े सेलिब्रिटी बनना उनके भाग्य में लिखा है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो उनके भाग्य में था या वहाँ पे आपका कुछ रोल था? नहीं, नहीं, उनके भाग्य में था और उन्होंने मेहनत भी करी। दोनों चीज़ें हैं। परिश्रम भी करना पड़ता है और भाग्य में भी कोई कोई चीज़ भाग्य, अब मान लीजिए कि कोई चीज़ भाग्य में रखी है, अब किसी को ही लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी की रोशनी हो गई और यहाँ पर रखा हुआ है एक कोहिनूर हीरा, और मैं कहूँगी यार ठीक है अभी उठा लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं उसे डिले कर रहा हूँ ना प्रोसेस को, राइट। है ना? और ये भी हो सकता है कि मैं उसे उठाऊँ ही ना। परिश्रम ही नहीं किया मैंने किसी चीज़ को। मान लीजिए किसी को बता देते हैं, भई बहुत से लोग हैं जो पूछते हैं मेरी जॉब कब लगी? राइट। कॉमन क्वेश्चन है ना? तो हम उसे पीरियड बता देते हैं कि भई इस पीरियड में जॉब लगने के आपके बहुत अच्छे चांसेस। चांसेस हैं।
अब उसे मेहनत तो खुद ही करनी है, रिज्यूमे फ्लोट करना है, सब चीज़ें करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो उसे करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भाग्य तभी आपका साथ देगा जब परिश्रम परिश्रम आप करोगे। एक भाग्य अपने आप साथ देता है। उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड वेल्थ। ऐसा पैसा जो आपकी परिश्रम के बिना आपके पास आ जाता है। और सर ऐसा भी कोई प्लैनेट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस दे सकता है? ऐसा भी कुछ होता है? देखो प्लैनेट सारे ही फाइनेंशियल सक्सेस दे सकते हैं आपको। ओह! वो आपकी कुंडली में क्या बता रहा है, वो देखना ज़रूरी है। सभी प्लैनेट फाइनेंशियल सक्सेस दे सकते हैं अपनी तरह से। लेकिन हाँ, ये है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे सौम्य प्लैनेट होते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजी में। हुँ, जैसे गुरु सौम्य प्लैनेट है, ठीक है? और क्रूर प्लैनेट में हम राहु केतु को लेते हैं। राइट। अब राहु केतु अच्छे हो जाएँ किसी की कुंडली हुँ, में हुँ। और उसकी दशा आ जाए, तो वो धमाल तरीके से देंगे फिर जब देंगे। मुझे लगता है वो अच्छा पीरियड और बुरा पीरियड तो हर किसी की लाइफ में आता ही रहता है। बिल्कुल, अगर किसी के सारी ऐसी कुंडली देखी है मैंने जिसके सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं, अच्छा। लेकिन एक प्लैनेट खराब है। जब सारे प्लैनेट अच्छे होंगे तो उसकी पूरी लाइफ अच्छी जा रही होगी, जहाँ भी वो जा रहा होगा प्रोग्रेस हो रही होगी। लेकिन जब वो खराब प्लैनेट आ जाता है ना, उसकी पूरी बैंड बजा देते हैं। उसी एक प्लैनेट ने उसकी पूरी की पूरी सब लाइफ का सक्सेस एकदम से खत्म कर देता है। इससे उल्टा भी होता है कि सारे प्लैनेट खराब हो और एक प्लैनेट अच्छा हो, तो वही अच्छा प्लैनेट एकदम से ऐसे जबरदस्त राइज देता है। और काफ़ी सारे लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ इंडिया में लोग फॉलो करते हैं। अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाओ वहाँ पे लोग इसको फॉलो नहीं करते, नहीं मानते। वो बहुत अच्छी लाइफ, लाविश लाइफ वो लोग जी रहे हैं, ऐसा भी लोगों का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह, सब कंट्रीज़ में मानते हैं लोग। हमारी वेबसाइट पे एनालिटिक्स में आपको दिखा दे बस सभी कंट्रीज़ से ट्रैफ़िक है। ओके। यूएस, कनाडा, इवन दुबई, इवन आप रिलीजन क्या मुस्लिम रिलीजन में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेडिक्शंस लेते हैं। तो सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज़ एन एस्ट्रोलॉजर की? या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसे पंडित है, कोई एस्ट्रोलॉजर है? ज़्यादातर लोग ऐसे ही इस प्रोफ़ेशन में आते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए मेरी मदर बताती हैं कि जो मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं, हुँ। उन वो एक गुरु को मानते थे। है ना? वो खुद नहीं थे एस्ट्रोलॉजी में या इस तरह नहीं थे, लेकिन वो ऐसे किसी को फ़ॉलो करते थे जिनको इस तरह की कोई विद्या विद्या और इस तरह की कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ थी, ठीक है? बाकी हमारी ऐसे जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं था और मेरा भी एस्ट्रोलॉजर बनने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने तो सिंपल इंजीनियरिंग करी थी। मेरा प्लान वही था कि भई इंजीनियरिंग करेंगे, जॉब करेंगे या फिर उसी से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, राइट। ठीक है? अचानक से फिर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आ गया। ओके। ये जर्नी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, एक और रीज़न अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में आया तो मैंने वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ सी प्लस प्लस, जावा और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ सीखी। फिर मैं टीचिंग में आ गया। फिर मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चला गया। तो ये जितनी भी मेरी जर्नी थी, इस टाइम पे मैं एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी रही थी। ओह! तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था। मैंने कोर्सेज़ भी किए एस्ट्रोलॉजी के। तो सिर्फ़ हॉबी की तरह चल रही थी। ओके। मगर अचानक से फिर उस समय पे ये 1 की बात है कि उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि इंटरनेट जो है वो ग्रो कर रहा था, उस समय स्टार्ट ही हुआ था। ओके। तो मुझे लगा कि यार वेबसाइट एस्ट्रोलॉजी की बन सकती है, एस्ट्रोलॉजी के कुछ सॉफ्टवेयर्स बन सकते हैं। फिर एक मेरे फ्रेंड हैं उनके साथ मिलके मैंने कोडिंग करी। एस्ट्रोलॉजी के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे सॉफ्टवेयर एपीआई हमने बनाई, जो आज भी हमारी वेबसाइट पे चल रही है। वो सब कोड किया हमने। तो मैं तो प्रोग्रामर था। ओके, तो जब आज गणेशा 2006 में स्टार्ट करी हमने, तो उसमें फिर हमें क्वेरीज आने लग गई और एक शुरू से एक पैशन था कि भाई हेल्प करेंगे लोगों को अच्छा गाइड करेंगे, लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो। अब डॉक्टर तो बन नहीं पाया, अब हीलर बन गए। नहीं, अल्टीमेटली तो आपको सही बात बताऊं, अगर किसी को हेल्प पहुंचनी है तो मैं मीडियम बन जाऊंगा, है ना? ईश्वर ने उसको हेल्प पहुँचानी है, तो मुझे मीडियम बना दिया बस उसने। ये अच्छा। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भई मैंने उसकी लाइफ बदली, मैंने ये किया, ये तो मैं अपना ईगो सिर्फ़ बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो सर अब आपको जैसे आपने 2006 का बोला, मैं मानकर चलता हूँ आपको 25 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया अभी इस चीज़ में। तो ऐसा भी है, आपको लगता है आप आज भी सीख रहे हैं कुछ? या अभी और भी स्कोप है एस्ट्रोलॉजी में जो आप और भी कुछ ज्ञान ले सकते हैं? ऐसा भी है इसमें कुछ? देखो, इतने साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं,
मगर मैं आपको गौरव एक बात बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से सारी प्रिडिक्शंस नहीं निकल पा रही, कुछ लिमिटेशंस है। अच्छा। जैसे एस्ट्रोलॉजी के चार्ट अगर हम देखते हैं तो हम ये नहीं बता सकते चार्ट देख के कि ये मोची का बेटा है कि अंबानी का बेटा है, अच्छा। ठीक है ना? तो फिर उसके साथ में हमें दूसरी साइंस को क्लब करना पड़ता है। जैसे न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी से क्लब कर दोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के सामने आ जाएंगी जो एस्ट्रोलॉजी से अकेले नहीं निकल रही थी। उसके बाद फिर पाल्मिस्ट्री को क्लब वाह! कर दोगे तो उससे और आ जाएंगी। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझ लो बुध आदित्य योग होता है। बुध आदित्य योग होता है जब सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाते हैं, और ज्यादातर कुंडलियों में आपको मिलेगा, हुँ। ठीक है ना? अब न्यूमरोलॉजी से अगर आप इसको देखोगे तो सन और मरकरी का अगर नंबर होगा उसके पास, है ना, तो वो बुध आदित्य योग वहां पे भी बनता है। राइट, लेकिन बुध आदित्य योग ये कहता है कि भाई राजा की तरह शक्तिशाली और राजा की तरह बुद्धिमान होगा, राइट, ठीक है। लेकिन 65-68% में बुध आदित्य योग है। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। राइट। लेकिन पाल्मिस्ट्री में अगर सूर्य पर्वत से बुध पर्वत पे रेखा जा रही है तो बुध आदित्य योग बनेगा। ओके। तीनों अगर बुध आदित्य योग को कंफर्म करते हैं तो वो बंदा बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट होगा। सर, जैसे आप ये कुछ दोष के बारे में बता रहे हो, उनमें से एक दोष होता है मांगलिक दोष, जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। अच्छा, मांगलिक दोष को लेके भी ना लोगों के अलग-अलग टेक है। कुछ लोग बोलते हैं कि 30 साल के बाद ही खत्म हो जाता है, कुछ कहते हैं 32 के बाद खत्म हो जाता है, कुछ कहते हैं वो कम हो जाता है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग रहता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मांगलिक दोष होना ये दोष नहीं है, ये तो एक अच्छी बात है कि आप मांगलिक हो। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैरिज को लेके जब चीज़ आती है कि आप मांगलिक हो, तो मुझे लगता है बहुत चैलेंज आता है कि जो आपका पार्टनर है वो भी मांगलिक होना चाहिए। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में मिल गया तो अच्छा हो जाएगा, आम आदमी की कुंडली में मिल गया तो खराब हो जाएगा। लेकिन मांगलिक को अगर इसको दोष कहेंगे कि योग कहेंगे, ये हाँ। क्वेश्चन है हमारा कि मांगलिक दोष है कि मांगलिक योग है। मार्स को देखना बहुत जरूरी है कुंडली में। मार्स मार्स की क्या पोजीशन है, मार्स की क्या स्ट्रेंथ है, हुँ, उसको एनालाइज करने के बाद सिर्फ मार्स चाहे 7वें घर में बैठा हो हुँ। तो 10 कुंडलियां हम इकट्ठी करेंगे, सबके 7वें घर में मंगल है, लेकिन सबके 7वें घर में मंगल अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, एक ही जैसा काम नहीं कर रहा। तो राशि में या किसी घर में बैठ जाने से मंगल की प्रवृत्ति पता नहीं चलती, उसको और बारीकी से देखना पड़ेगा, डिविजनल चार्ट्स में देखना पड़ेगा, उसके नक्षत्र उप नक्षत्र देखने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता चलता है कि क्या ये सचमुच में मंगल खराब करने वाला है या अच्छा करने वाला करने है। वाला है। ट्रू। तो इसलिए उस डिटेल तक तो लोग जाते नहीं है, सिर्फ वो बार बार से देखने से मांगलिक दोष हो गया या योग हो गया, वो फिर सारी कंफ्यूजन है, वो उसके रिजल्ट सही नहीं आते। और अगर कोई मांगलिक है भी तो उसकी भी कोई रेमेडी होती है? देखो, रेमेडी वही मैंने गौरव बताई, रेमेडी सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि मंगल कौन है, मंगल है छोटे भाई बहन। अच्छा। छोटे भाई के साथ में रिलेशनशिप अच्छे करो, उसको हेल्प करो, उसके साथ में दोस्ती बढ़ाओ, उसको दुख ना दो, तो मंगल अपने आप ही ठीक होता जाएगा। और इसमें जैसे लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर आप हिंदू रिलीजन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हनुमान जी है, जिनकी एक स्टोरी है कि भाई हाँ, उन्होंने शनि को भी कंट्रोल किया, मंगल के खुद वो देवता हैं। तो राइट। शनि और मंगल के लिए हनुमान जी सबसे बेस्ट है। तो उनके ध्यान में जाओ, उनके भजन करो, उनकी जो है उनके अध्यात्म में जब आप उतरोगे तो वहाँ पे तो कहानी ही बदल जाती है ना गौरव, राइट, राइट, राइट। है ना? वहाँ पे जाने के बाद तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रहों का प्रभाव कम हो जाए, राइट। क्योंकि सब मन से जुड़ा है ना। जैसे ही आपका मन इतना सक्षम हो जाएगा, रावण ने क्या किया? ये स्टोरी है ना कि रावण ने सारे ग्रहों को जीत लिया था, राइट। स्टोरी है ना। और फिर वो सबको बंदी बना लिए, तो सिर्फ बोला कि बंदी बना लिया, वो ग्रह तो आसमान में ही थे, राइट। स्पेस में ही थे ग्रह, तो बंदी कहाँ बनाएगा वो। लेकिन उसका मतलब था, स्टोरी का समझाने का मतलब था कि उसने अपने ध्यान में अपने मन को इतना सक्षम कर लिया कि सारे ग्रहों का प्रभाव उस पे खत्म हो गया। अब उसके खुद के कर्मा पे, खुद के डिसीजन पे डिसाइड होता कि उसका क्या भविष्य होने वाला। ट्रू। मगर फिर भी ग्रहों का प्रभाव तो ग्रहों का प्रभाव ही होता है, उसकी मति फिर भी हरी गई।
फिर भी सीता मैया को चुरा के ले आया और फिर भी पतन हुआ। राइट। तो अब प्लैनेट जीतेंगे कि आप जीतोगे ये भी बहुत बड़ी बिल्कुल। कहानी हो जाती। सर एस्ट्रोलॉजी में जैसे आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, सब अच्छा बड़ा बड़ा लोगों को चाहिए आजकल। तो जैसे हमने कुछ फेलियर या मतलब एक लिमिटेशन की बात करी हमने एस्ट्रोलॉजी की, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे किसी इंसान की कोई चाह ही खत्म हो जाए कि ना उसे कोई धन से मतलब है, ना उसको कोई लव से कुछ भी, तो ऐसे में तो आप उसको क्या प्रिडिक्शन दोगे? वो फेल ही हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि संसार से जो उसका एक ताना बाना है उसने वो ही खत्म कर दिया। वो पूरा आध्यात्मिक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चला गया। तो ऐसे में तो उसको फिर एस्ट्रोलॉजी की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी जो इच्छाएँ हैं, आपने उन्हीं को ही बाँध लिया, तो आप एस्ट्रोलॉजी का भी क्या ही करोगे? वो तो फिर एक अलग ही केस हो गया ना। देखो गौरव, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि पुराने ज़माने में चलते हैं, तो उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे, हुँ। ठीक है? उनको अपनी सत्ता सँभालनी होती थी और उनकी प्रजा में भी जो लोग होते थे, वो अलग-अलग काम करते थे। उनको भी पैसा चाहिए होता था क्योंकि खाना चाहिए और सोसाइटी में अपनी पोज़ीशन दिखानी है, तो सब अपने लेवल के हिसाब से उतना पैसा कमाने के लिए पीछे भागते थे। राइट। लेकिन जिनको पैसा नहीं चाहिए होता था, जो अपना शांतिपूर्ण जीवन चाहते थे, वो जाके अपने ऋषि और साधु बन जाते थे और वो अपना ध्यान लगाते थे। उनका भी परिवार होता था, है ना? लेकिन वो वहाँ पे रहते थे उनसे कट के, अच्छा। ठीक है? और धीरे-धीरे ध्यान करते थे, भगवान के में रमे रहते थे। लेकिन जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, राजाओं को भी ज़रूरत पड़ती थी, तो जाते तो ऋषियों के पास ही थे पूछने। ट्रू। तो ईश्वर तो वरदान हमेशा उनको देते हैं जो सब कुछ छोड़कर ईश्वर में रमते हैं। ग्रहों की बात बताता हूँ, आपके क्वेश्चन से एक स्टोरी याद आ रही है मुझे कि ये जो सारे ग्रह हैं, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक स्टोरी है कि सारे ग्रह किसकी सभा में बैठते हैं। उसका राजा कौन होता है? राजा होता है इंद्र। इंद्र, हाँ। इंद्र की सभा में सारे ग्रह बैठे हुए हैं और सारे ग्रह जो हैं वो इंद्र के कंट्रोल में है। इंद्र कौन है? इंद्रियां हैं आपकी, इंद्रियां ही इंद्र है। राइट, राइट। आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लोगे तो सारे ग्रह आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ये इसीलिए ये स्टोरी समझाई हुई। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है आपने। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई सर आपने, और मतलब लास्ट में कुछ मेरे जो ऑडियंस है उनके लिए कुछ कंक्लूडिंग लाइन आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, सब लोगों के लिए तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन साइंस है और बहुत हेल्पफुल साइंस है और आप सब लोगों को हेल्प कर सकती है। इसको आप मानिए मत, अंधविश्वास की तरह मत मानिए, इसको जानिए। अगर आप इसे जान पाएँ, अगर आप इसे सीख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से हमेशा कंसल्ट करिए, जो आपको मोटिवेट करे, आपको डराए नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज आपने बताया है, और काफ़ी कुछ मुझे लगता है जो मेरी ऑडियंस है, जो उनके सवाल थे, आप लोगों के जो सवाल थे, आई होप आपको उनका सटीक जवाब मिल गया होगा। सो या दिस इज़ इट। एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आज मैं आपको गणेशा के दर्शन करवाने वाला हूँ। भगवान गणेशा नहीं, आज गणेशा, अमित जी। एंड इंटरेस्टिंगली जो गणेशा के जो 108 नाम हैं, उनमें से एक नाम उनका अमित भी है। तो यस, मुझे लगता है कि अगर आपको भी लगता है कि लाइफ में कुछ चैलेंज चल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कर्म करते रहिए। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप किसी से कंसल्ट भी ले लेते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्म। तो कंसल्ट करने के लिए अमित सर हैं ही, इनकी जो वेबसाइट है askganesha.com, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी सर की जो वेबसाइट का लिंक है वो मेंशन कर दूँगा। आप कभी भी सर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। सर डराना मत प्लीज़ मेरी ऑडियंस को। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि शिकायत नहीं आनी चाहिए कि इंसान ने तो बहुत डरा दिया। डराने का काम हम बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर ठीक है। तो अब सर ने प्रॉमिस करा है कि वो डराएँगे नहीं, तो आप लोगों को प्लीज़ बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास जाइए, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, कॉन्फिडेंशियल सारी चीज़ें रहती हैं, तो येस। एंड एट लास्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जर्नो गौरव। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।